नमस्कार मित्रों, हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत खुरपाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज फिर हाजिर हो गए हैं अपनी नई वीडियो लेकर के, जो कि हमारी पाठ्यक्रम चर्चा चल रही है। आप सभी मित्रों का बहुत सहयोग मिल रहा है। इस बात के लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह अपना साथ बनाए रखिएगा, और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने अन्य हिंदी मित्रों तक भी हमारी वीडियो को पहुंचाइए और हमारे इस प्रयास को सार्थक बनाइए। हमारे द्वारा सभी परीक्षाओं के लिए, जिसमें NTA नेट, JRF, DSSB, मास्टर कैडर पंजाब, NBS और KVS के एग्ज़ाम की कोचिंग भी दी जाती है। यदि आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली 1 आवर की क्लास मिलेगी आपको, प्लस डेली 2 टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बनेगी, एक ग्रामर से और एक लिटरेचर से। हमने पाठ्यक्रम को इस तरह से डिज़ाइन किया है, इस तरह से उसको यहाँ आपके समक्ष पेश किया जा रहा है कि उसमें आपका हिंदी से संबंधित किसी भी तरह का NBS का हो, PGT का हो, हिमाचल LT ग्रेड का हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, आप उसे क्लियर कर सकते हो। तो आज उस पाठ्यक्रम चर्चा की सीरीज़ में हमारा जो विषय रहेगा चर्चा का, वह रहेगा रीतिकाल। साथ ही कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर, ट्रिक्स के लिए एक ही जगह पर जो अब तक आपने ट्रिक्स बताई हैं उनको एक ही जगह पर बता दीजिए। तो आज की वीडियो में आपको रीतिकाल पर चर्चा के साथ साथ अब तक हमने जितनी भी आपको ट्रिक्स बताई हैं, सभी ट्रिक्स भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो साथियों, चलते हैं हम अपने आज के विषय के ऊपर, जो कि है हिंदी की पाठ्यक्रम चर्चा में रीतिकाल, हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत खुरपाल के साथ। तो साथियों, इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल पर चर्चा कर ली है पाठ्यक्रम में, जिसमें हमने साहित्य के इतिहास, लेखन की पद्धतियां, नामकरण पर भी चर्चा की है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है रीतिकाल। जैसे कि आपको पहली वीडियोज़ में बताया गया है कि सभी कालों में कुछ चीज़ें समान रूप से एक जैसी रहती हैं। उसमें उसकी पृष्ठभूमि आ जाती है, नामकरण आ जाता है, विभिन्न धाराएं, परिस्थितियां और प्रवृत्तियां आ जाती हैं। तो हमने रीतिकाल में भी यही सब कुछ पढ़ना है। अब इसमें एक चीज़ जो आ रही है कि पृष्ठभूमि वो सभी में आ जाती है, नामकरण आ जाता है। अब रीतिकाल का नामकरण है, इसको रीतिकाल नाम किसने दिया, श्रृंगार काल नाम किसने दिया, अलंकृत काल नाम किसने दिया, इस पर प्रश्न ज़रूर आता है और प्रश्न पूछा जाता है। आपको इस पर इस वीडियो में बताया जाएगा कि किस चीज़ का जो है नामकरण के अलावा विभिन्न धाराएं, परिस्थितियां और प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियों को विशेषताएं भी कहा जाता है, यह आपको पहली वीडियो में बताया गया है। अब जैसे नामकरण पर चर्चा करें कि जैसे रीतिकाल जो नाम है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रीतिकाल में जो नामकरण इन्होंने करा है उसे उन्होंने रीति की प्रधानता के कारण रीतिकाल कहा है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है। इनकी मान्यताओं के इर्द गिर्द ही जो है वह हिंदी साहित्य घूमता है। अब मिश्र बंधुओं ने भी रीतिकाल को क्या नाम दिया, अलंकृत काल नाम दिया है। इसी प्रकार जो विश्वनाथ हुए हैं, इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। तो यहाँ पर 3 प्रश्न आपको मिल गए हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं कि रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। अब रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया, तो अलंकृत काल नाम मिश्र बंधुओं ने दिया। अब रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया, तो यह नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। इसको जब हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे तब उस समय विस्तार में चर्चा की जाएगी। यदि आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास केरला से, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान, पंजाब से बहुत से बच्चे हैं जो कोचिंग ले रहे हैं। बैच ऑनलाइन चल रहे हैं, उसमें आपको 1 घंटे की डेली क्लास दी जाएगी। यहाँ पर उतना नहीं बताया जा रहा है आपको, यहाँ पर सिर्फ 20 या 22 मिनट की वीडियो होती है, जो कि हम क्लास में उसको 2 घंटे तक भी चर्चा ले जाते हैं। 2 या 3 दिन भी उस पर चर्चा चलती है। अब आगे क्या है कि जैसे इसको रीतिकाल क्यों कहा गया, अब रीतिकाल को रीतिकाल कहने के पीछे क्या कारण रहा है, इसके अलावा
और कौन कौन से इसके नाम जो हमने ऊपर बता दिए, या इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है। परिस्थितियों में हम रीतिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसकी आ जाएंगी रीतिकाल की विशेषताएं, जिसे प्रवृत्तियां भी कहा जाता है। फिर इसी के अंतर्गत आएगा विभिन्न धाराएं। रीतिकाल में कैसा काव्य रचा गया। रीतिकाल का साहित्य 3 धाराओं में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा। आपने क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि रीतिकाल के साहित्य को 3 भागों में, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त में किसने बांटा है। अब रीतिबद्ध की यदि चर्चा करें तो रीति की परिपाटी पर रचना करने वाले, परिपाटी का अर्थ होता है परंपरा, जिन्होंने रीति की परंपरा पर लक्षण ग्रंथ आदि लिखे, उसमें हम रीतिबद्ध कवियों को ले लेते हैं। अब रीति में बंधकर रचना करने वाले कवियों को रीतिबद्ध कवि कह दिया जाता है। अब इसके आगे आता है प्रमुख कवि। जो इस धारा के प्रमुख कवि हैं वह केशव दास जी आ जाते हैं। केशव दास पर यूजीसी नेट में और सभी स्टेट्स की परीक्षाओं में प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। इस पर हम विस्तार से एक वीडियो लेकर के आएंगे जो हम अपनी क्लास को पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद यदि मौका बना तो हम यहाँ भी डालेंगे, क्योंकि उन बच्चों के अगर यहाँ वीडियो डालने से उन बच्चों के ही कंपटीटर आएंगे और हम चाहते हैं कि पहले उनकी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, फिर उसके बाद अगर मौका लगा तो यूट्यूब पर और वीडियोज़ लेकर के आएंगे। और अगर आप जल्दी सब कुछ सीखना और पढ़ना चाहते हैं तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर जो ट्रिक्स बताई जाती हैं, ऐसी ट्रिक्स आपको कहीं नहीं बताई जाती। और रस सिद्धांत जो कि सबसे मुश्किल है, उस पर हमारी ऐसी ट्रिक्स बनाई है कि आपने सिर्फ 4 शब्द याद करने हैं, आपको पूरा रस सिद्धांत याद हो जाएगा कि उसके व्याख्याकार कौन है। पर वो करा जाएगा एक परंपरा, जैसे कि रीतिकाल में परंपरा है कि हमने प्रॉपर चलना है चैनल के थ्रू, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, फिर हम काव्यशास्त्र पर ऐसे करते हुए जाएंगे। अब केशवदास की हम जन्म मृत्यु के बारे में चर्चा करेंगे, रचनाएं, काव्य शैली। केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। किसने माना है? चिंतामणि को भी माना जाता है और केशवदास को भी माना जाता है। किसको माना जाता है ये आपको हम पाठ्यक्रम चर्चा के बाद जब वीडियो आएगी या कक्षा में हम आपको बताएंगे। कुछ विद्वान चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। रामचंद्रिका जो है केशव की बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने छंदों का अजायब घर कहा है। अब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। इससे पहले जो रामचंद्रिका की बात हुई है वह माना जाता है कि केशव ने तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में ही इस रचना को रच डाला था। अब जो रामचरितमानस के कांड का सीक्वेंस है उस पर इस वीडियो के लास्ट में ट्रिक बताई जाएगी। जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं उनको मिल जाएगा। हमारी अन्य वीडियो के जो लिंक्स हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यदि आपने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी है वह आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगी कि हिंदी साहित्य को कैसे पढ़ा जाए। फिर उसके पश्चात हमने ट्रिक्स के बारे में बताया है, एक पद्धतियों पर ट्रिक्स लेकर के आए हैं हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की, जो आपको पहले ही बता दी गई है। डेमो क्लास वो कुछ विद्यार्थियों को डेमो चाहिए थी उनके लिए बनाई गई थी, उसको आप देख सकते हैं। वो ट्रिक याद कर लो, आपकी पद्धतियाँ लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाएंगी। इसके साथ ही और भी इस वीडियो में ट्रिक्स बताई जाएंगी जो लास्ट में हमने रखा है, एक स्पेशल स्लाइड है उसके लिए बनाई गई। तो यदि यहाँ पर चर्चा चल रही है केशवदास की प्रसिद्ध रचना, वो हमने बता दिया है, उसे छंदों का अजायब घर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। अब आगे बात होती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत माना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी के पैरेलल एक प्रश्न आता है कि कठिन गद्य का, काव्य का प्रेत तो हो गया केशवदास, अब गद्य का प्रेत किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को कठिन गद्य का प्रेत माना जाता है। रीतिकाल के कवियों को राजाओं का आश्रय प्राप्त था। रीतिकालीन जो कवि थे वो राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना कर रहे थे और उनको अपने राजाओं का आश्रय प्राप्त था। प्रत्येक कवि जो था रीतिकाल का लगभग
प्रत्येक कवि जो लगभग हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं वह किसी न किसी राजा के आश्रय में रहकर वृत्ति अर्थात राजा से वृत्ति प्राप्त करता था। कौन सा कवि किस राजा के आश्रय में रहता था, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है आरपीएससी में, हर हिमाचल एलटी ग्रेड में, पंजाब मास्टर कैडर में और यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है। हम जो आपको तैयारी करवा रहे हैं उसका पैटर्न हमने यूजीसी का सिलेबस को रखा है, यूजीसी का पैटर्न, क्योंकि कहा गया है कि एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यदि हम किसी एक कठिन पेपर को साध लें, सबसे कठिन परीक्षा एनटीए नेट जेआरएफ की है, यदि हमने इसे साध लिया तो जो छोटे छोटे पेपर हैं वह अपने आप ही हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा कवि किसके आश्रय में रहता था। अन्य जो रीतिबद्ध कवि हैं उनमें चिंतामणि, देव, मदिराम, भूषण, पद्माकर आदि विशेष रूप से आपके पाठ्यक्रम में मेंशन है। इसके अलावा भी जो कवि हैं उनको भी हम विस्तार के साथ करेंगे। इसके बाद आगे यदि हम चलें तो आगे आता है रीति सिद्ध। रीति सिद्ध कवि क्या है? जिनको रीति की जानकारी थी, जिनको रीति में सिद्धि प्राप्त थी, ऐसे कवियों को रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। बिहारी दास का जो नाम है बहुत इम्पोर्टेंट नाम है हिंदी साहित्य में। और एक प्रश्न आपको यहाँ और बता दिया जाए कि बिहारी को काली पहाड़ी नामक गांव जो था वो क्या मिला था? इनाम में मिला था। तो आपसे प्रश्न पूछ ला जाए कि काली पहाड़ी नामक जो गांव है वो किसको मिला इनाम में, तो उसका उत्तर होगा बिहारी को। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं और रीतिकाल के बहुत बड़े कवि हैं, पाठ्यक्रम में मेंशन हैं, इनको विस्तार से करेंगे। बिहारी सतसई इनकी एकमात्र रचना है जिसके कारण यह हिंदी साहित्य में अमर हो चुके हैं, अमर हो गए हैं। इसमें 713 दोहे हैं, कहीं कहीं पर 719 लिखा मिलेगा। यदि आपको 713 मिलता है ऑप्शन में तो 713 करना है, और 719 मिल जाता है तो 719 करना है। नहीं प्राग नहीं मधुर मधुप, नहीं प्राग नहीं मधुर मधुप, नहीं विकास अहिकाल, अली कली ही सो विंध्यो, आगे कौन हवाल। राजा जय सिंह के संबंध में लिखा बिहारी का दोहा है। जब राजा जय सिंह अपनी नवोड़ा रानी के प्रेम पाश में बंद करके जो राज कर्तव्य थे उससे विमुख हो गए थे, तो बिहारी ने यह दोहा उनको लिख करके भेजा था कि नहीं प्राग नहीं मधुर मधुप, नहीं विकास अहिकाल, अली कली ही सो विंध्यो, आगे कौन हवाल। कि यह रानी अभी पूर्ण रूप से अपने रूप को इसने प्राप्त नहीं करा है, अभी इसका एक तरह से बाल्यकाल ही है और आप अभी से इसके प्रेम पाश में बन चुके हैं, अब आगे आपका कौन हवाल होगा। इस तरह से आपको जो इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ पूछी जाती हैं उनकी व्याख्या भी बताई जाएगी, क्योंकि कुछ परीक्षाओं में या इंटरव्यूज़ में आपसे इनका अर्थ पूछा जा सकता है। जैसे केरला का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, वो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है, डिस्क्रिप्टिव है, उसमें आपसे लिखवाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो उसके लिए आपको पंक्तियों की व्याख्या भी आनी चाहिए। इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है साक्षात्कार में कि आपको इस पंक्ति की व्याख्या करनी है। तो जो इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या बताई जाएगी, पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा। आपका जो व्यर्थ टाइम है, हमने जो टाइम को है वो व्यर्थ नहीं करना है, टाइम जो है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम उस बात को भली भांति जानते हैं। अब जो आपका टाइम है इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने में लगवाना है हमने, फालतू की चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी, उस एनर्जी को सेव करके हम आपको और पढ़ाएंगे। अन्य रीति सिद्ध जो कवि हैं उसमें सेनापति, जो कि कवित्र रत्नाकर इनका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सेनापति जो थे अनूप शहर का रहने वाला था। प्रश्न आ जाता है कि सेनापति कहाँ के रहने वाले थे, तो जो सेनापति हैं वह अनूप शहर के रहने वाले थे। महाराज जसवंत सिंह, इनका ग्रंथ है भाषा भूषण, बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। अब बच्चे विद्यार्थी क्या करते हैं, भूषण देखा नहीं कि भूषण नाम पर टिक कर दिया जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर भूषण भाषा भूषण के रचयिता महाराज जसवंत सिंह है। अब देखा जाए तो अगर हम मोटा मोटा सा आइडिया लगाएं, आदिकाल से 6 से 7 प्रश्न, भक्तिकाल से 8 से 9 प्रश्न, रीतिकाल से 8 से 9 प्रश्न, टोटल 25 से 28 प्रश्न, तो कम से कम ये आपको मोटा मोटा आइडिया दिया है, इससे ज़्यादा ही आएंगे, इतने प्रश्न तो आपको यहीं से आ जाएंगे। अब रीति मुक्त जो कवि हैं, रीति के बंधन में ना बंध कर रचना करने वाले, जो रीति के बंधन में बिल्कुल नहीं बंधे, जिन्होंने रीति की जानकारी को महत्वपूर्ण नहीं माना, लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, उन्हें रीति मुक्त कवि माना जाता है।
इसमें प्रमुख हैं घनानंद, जिसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी प्रेमिका सुजान, जो कि परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इनकी प्रेमिका का नाम क्या है। पाठ्यक्रम में मेंशन कई जगहों पर नहीं किया जाता, लेकिन हमने इनको सभी को करना है, और घनानंद आलम बोदा को तो विशेष रूप से करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अन्य रीति सिद्ध में आ जाएंगे आलम, बोदा, ठाकुर और द्विजदेव। तो साथियों, यह थी आज की रीतिकाल की चर्चा, और अब बारी है आज के धुआंधार पॉइंट की, जिसमें आपको अब तक की बताई गई ट्रिक्स के बारे में बताया जाएगा, ताकि आपकी उसकी रिवीजन हो जाए। अगली वीडियो में हम आधुनिक काल की चर्चा लेकर के आएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमें और प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले, हमारा उत्साहवर्धन हो, और हम आपके लिए अधिक से अधिक वीडियोस लेकर के आएँ। तो यह है आज की धुआंधार वीडियो, जिसमें आपको ट्रिक बताई जाएगी हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत खुरपाल के साथ। ट्रिक्स एंड ट्रिक्स, यहाँ पर आपको ऐसी ट्रिक्स मिलेंगी और भारी भरकम ट्रिक से बचाया जाएगा। बिल्कुल छोटी छोटी ट्रिक्स मिलेंगी। अब तक की जो ट्रिक्स हैं उन पर चर्चा की जाएगी। यदि वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक करें, शेयर करें। आपको कोचिंग लेनी है तो आप हमें व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। उसमें आपको नोट्स की डेमो दिखाई जाएगी। और सबसे पहले की जो ट्रिक हमने बताई थी वो थी राम की आलोचना। राम शब्द है और आलोचना शब्द है। जो हिंदी साहित्य में आलोचनात्मक इतिहास है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं वैज्ञानिक और आलोचनात्मक इतिहास में। तो यहाँ पर है राम। अब जब राम जी ने सीता मैया को छोड़ा था, उनका त्याग किया था, तो लोगों ने उस समय तत्कालीन लोगों ने क्या करा, राम जी की आलोचना की थी। तो आलोचना आलोचनात्मक और राम कुमार वर्मा। या फिर आप ऐसे ले सकते हो कि राम के जो कुमार थे, राम कुमार नाम है, राम के जो कुमार थे, उन्होंने सीता मैया के त्याग करने पर राम की क्या करी थी, आलोचना करी थी। तो आलोचनात्मक इतिहास किसका हो गया, राम कुमार वर्मा का। ऐसी ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब बाक्सलू, यह रामचरितमानस से संबंधित ट्रिक है, जिसमें आपको रामचरितमानस के 7 कांड सीक्वेंस में बता दिए गए हैं। इसमें आपको बताया गया है कि बी से बालकांड, ए से अयोध्या कांड, फिर ए से अरण्य कांड, के से किष्किंधा कांड, एस से सुंदर कांड, एल से लंका कांड और यू से उत्तर कांड। ये बिल्कुल सीक्वेंस में है, आपका किसी परीक्षा में गलत नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर इसमें 2 ए हैं, तो इसमें जो पहली ए है वह अयोध्या की ओर इंगित करती है। अब राम जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, अयोध्या में हुआ था। उसके बाद अयोध्या के पश्चात जब उन्हें वनवास मिला, तब वे कहाँ गए, जंगल में। और जंगल को क्या कहा जाता है, अरण्य। पर्यायवाची शब्दों में आपसे पूछा जाएगा। आपको व्याकरण की तैयारी भी करवाई जाएगी कोचिंग में, जिससे आप सभी परीक्षाओं की जो व्याकरण आएगी उसको भी आसानी से कर सकते हैं। अब बी से बालकांड, ए से अयोध्या में जन्म हुआ, अयोध्या के बाद अरण्य में गए, ये आपकी ट्रिक हो गई। के से किष्किंधा कांड, एस से सुंदर कांड, एल से लंका कांड और यू से उत्तर कांड। अब इसके बाद है KSPK GCCN। तीसरी ट्रिक है KSPK GCCN। इसका क्या अर्थ है, यह है अष्टशाप के कवियों की ट्रिक, जिसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के हैं और 4 शिष्य विट्ठलनाथ जी के हैं। गोसाई विट्ठलनाथ ने क्या करा था, 1565 में अष्टशाप के 8 कवियों पर अपने आशीर्वाद की छाप या मोहर लगा करके अष्टशाप की स्थापना की थी। 1565 ईस्वी में परीक्षा में पूछा जाएगा। KSPK वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, कुंभनदास, S से सूरदास, P से परमानंद दास और K से कृष्णदास। जो विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं, G से गोविंद स्वामी, C से चीत स्वामी, और फिर उसके बाद जो C है उससे चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास जो हैं कुंभनदास जी के कनिष्ठ सबसे छोटे पुत्र थे। इस पर प्रश्न पूछा जाता है कि कुंभनदास के पुत्र कौन से अष्टशाप कवि थे, तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा चतुर्भुज दास, और N से है नंददास। और आखिरी जो ट्रिक थी वो आपको बताई गई थी VKVV। हमने जो पद्धतियाँ करवाई हैं उनकी ट्रिक बता दी है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास 4 पद्धतियों के अनुरूप लिखा गया है, उसमें क्या आता है, V से वर्णानुक्रमी पद्धति, जिसका प्रयोग सबसे पहले गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने किया था, वर्णानुक्रमी पद्धति का। इसमें परीक्षा में प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा कि वर्णानुक्रमी पद्धति से
इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की है अपने इतिहास में? वर्णानुक्रमी पद्धति। वर्णानुक्रमी क्या होती है? जिसमें वर्ण प्लस अनुक्रम, वर्णों के अनुसार, अर्थात इसमें गारसद तासी और शिव सिंह सेंगर ने जो क्या करा है, क शब्द जो है, क वर्ण है, के क से आपका कबीर आ गया, केशव आ गया, कीर्ति चौधरी आ गई, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, कुंवर नारायण, जितने भी क शब्द से, क वर्ण से शुरू हो रहे हैं, सभी कवियों को एक जगह रख दिया, चाहे वो आदिकाल के हो, भक्ति काल के हो, कहीं के भी हो। तो भैया जी ये तो पद्धति सही साबित नहीं हुई। फिर इसके बाद क्या हुआ? कालानुक्रमी पद्धति आई। प्रश्न आएगा, हिंदी जो कालानुक्रमी पद्धति के आधार पर सबसे प्रथम ग्रंथ कौन सा लिखा गया? जो काल विभाजन का प्रयास है वो सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज इब्राहिम अब्राहिम ऐसा लिखा आपको मिलेगा, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन के द्वारा कालक्रम का प्रयास किया गया, कालों में बांटा गया, और उन्होंने हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उसे भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना। परीक्षा में पूछा जाएगा किसने माना है, तो आपने बोलना है किसने माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है। फिर उसके बाद वी डबल वी आ रहा है, पहली वी से वैज्ञानिक पद्धति, फिर उसके बाद वी से विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना ग्रंथ लिखा, जिनका हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है। साथियों, यदि आपने कोचिंग लेनी है तो आप हमें हमारे इस नंबर पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। आपको यहाँ पर NTA नेट, JRF, DSSB, मास्टर कैडर पंजाब, NVS, KVS सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाएगी। आपने बने रहना है हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत खुरपाल के साथ। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने अन्य हिंदी मित्रों तक भी शेयर कीजिए। आपके रिस्पांस के बाद हम अगली वीडियो जल्द लेकर के हाजिर होंगे। यह था हिंदी साहित्य का रीतिकाल चर्चा के साथ धुआंधार ट्रिक्स। अब हमारी अगली वीडियो में हमारा विषय रहेगा आधुनिक काल पर चर्चा करने का। बने रहें हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत खुरपाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।